वेलकम डियर स्टूडेंट। थोड़ा सा लेट होने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। एक्चुअली मैं घर में जो दादी जी हैं उनका तबीयत कुछ थोड़े समय के लिए सीरियस था, तो वीडियो बनाने की जो सीक्वेंस है उसको मैं कंटिन्यू नहीं रख पाया। बट आप चलिए पूरे एनर्जी के साथ आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और ये क्लास 12th का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है ना, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, देखिएगा केमिकल काइनेटिक्स ये जो चैप्टर है, एक्चुअल में इस चैप्टर में हमको क्यों पढ़ना है, क्या चीज़ें पढ़नी हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग धीरे से समझेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स को इस फॉर्म में आप लोग समझिएगा कि ये ना केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम क्लास 11th में पढ़े हैं हम लोग, तो ये उसका बड़ा भाई है। ये उसका क्या है? बड़ा भाई है। केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम जब आप पढ़ रहे थे, या कोई भी जो केमिकल रिएक्शन आप पढ़ते हैं, तब उसमें आप एक बात समझते हैं कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें टाइम के साथ रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लेवल चेंज होता है। जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, आप सबको पता है कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लेवल है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो क्या होता है? डिक्रीज होते जाता है। और वहीं जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लेवल है वो इंक्रीज होते जाता है। ठीक, ये रिएक्टेंट है और ये मेरा प्रोडक्ट है। सिंपल सी बात है। और वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर ये दोनों मैच करते हैं ना, ये पॉइंट आपका क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम। तो एक बात आप यहां से कैच किए और हमेशा याद रखिएगा, कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि क्या इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एक दूसरे के इक्वल होता है क्या? तो ऐसा नहीं है बच्चों। रिएक्टेंट वो पॉइंट है जहां फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट जो है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के जो रेट रहेंगे वो आपस में इक्वल होंगे। बट रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे म्यूचुअली इक्वल हो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। ये बस हमारे दिमाग का एक मिथ है। ठीक, तो समय के साथ आप सब लोग समझ रहे हैं कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो घटते जा रहा है, और जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अमाउंट है वो क्या होता है? इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक, ये भी किसी भी केमिकल रिएक्शन का यही ट्रेंड है। अब केमिकल काइनेटिक्स में क्या रोल है, तो समझना कि हम जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं ना, तो दिमाग में दो चार सवाल तो अपने आप आ जाते हैं। कि फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि जो केमिकल रिएक्शन है वो कब स्पॉन्टेनियस होगा, कब नहीं होगा, मतलब कब फिजिबल है, कब नॉन फिजिबल है। तो याद रखिएगा, ये कुछ मैं ऐसे ही फैक्चुअल पॉइंट जो दिमाग में आ रहे हैं उसको मैं डील कर रहा हूँ कि अगर स्पॉन्टेनिटी चेक करनी रहती है, ठीक है, तो स्पॉन्टेनिटी के लिए आप सबको याद है कि हम लोग चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी लेते हैं। अगर गिब्स फ्री एनर्जी का जो चेंज है अगर वो नेगेटिव आया तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, फिजिबल होगा। सिमिलरली ई नॉट सेल या ई सेल, ये आपको मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया है कि अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आपको चाहिए, सेल्फ अकरिंग रिएक्शन चाहिए, तो उस केस में गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव आनी चाहिए, उसका चेंज नेगेटिव आना चाहिए। और ई सेल मतलब सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, इसके कारण चेंज इन एंट्रोपी भी पॉजिटिव हो ही जाती है, अलग बात है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के जब नेचर पे बात होगी तो आप स्पॉन्टेनिटी चेक करेंगे, उसके लिए आप ये कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे, इन दो कॉन्सेप्ट्स को। अब एक सवाल ये आता है कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होता है वो कब तक होता है, मतलब उसकी लास्ट लिमिट या उसकी बाउंड्री क्या है? तो याद रखिए बच्चों कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो लिमिट है ना, कि मतलब वो कहाँ तक होना है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का लिमिट होता है उसका इक्विलिब्रियम। जहां एक बार इक्विलिब्रियम स्टेट कंटेन हो गया वहां वो केमिकल रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होता। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन की अगर मैं लिमिट के रिस्पेक्ट में बात करूं तो वो क्या है? उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट। आपने एक चीज नोटिस किया था कि जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे तब आप देख पा रहे थे कि थर्मोडायनेमिक्स इस बात को इन्फॉर्म करता है या इस बात का इंफॉर्मेशन देता है कि केमिकल रिएक्शन किस डायरेक्शन में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिएक्टेंट के मोल्स ज़्यादा है, प्रोडक्ट के कम है, तो आप समझ पाएंगे कि हायर नंबर ऑफ मोल्स से लोअर नंबर मोल्स की ओर केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करेगी। ऐसे ही अगर इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का प्रेशर ज़्यादा है, रिएक्टेंट का कम है,
तो फिर वो बैकवर्ड रिएक्शन होगा। तो थर्मोडायनेमिक्स हमको ये सिखाता है कि डायरेक्शन क्या होता है, ठीक, केमिकल रिएक्शन का डायरेक्शन किधर मूव करेगा, और हमेशा डायरेक्शन कहाँ से कहाँ जाएगा, हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट है, चाहे वो प्रेशर के रिस्पेक्ट में हो, चाहे वो नंबर ऑफ मोल्स के रिस्पेक्ट में हो, चाहे वो कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में हो, ठीक। केमिकल काइनेटिक्स का क्या रोल है भाई, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स का क्या रोल है, ये तो थर्मोडायनेमिक्स ने बता दिया। पर दोस्तों कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होता है ना, उसकी एक अपनी पर्टिकुलर स्पीड होती है, उसी को हम लोग उसका रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स किसी भी केमिकल रिएक्शन की क्या स्पीड है, वो किस पर्टिकुलर स्पीड से या किस पर्टिकुलर रेट से प्रोसीड करेगा, इसका इंफॉर्मेशन कौन देगा, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स हमको क्या बताता है, तो हमने अभी अभी देखा कि थर्मोडायनेमिक्स ने हमको ये इंफॉर्मेशन दिया, उसने पॉसिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया, पॉसिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक, कि केमिकल रिएक्शन होगा और किस डायरेक्शन में होगा। केमिकल काइनेटिक्स ये जो नया वर्ड है ये क्या बताएगा, तो चलिए मैं इसका डेफिनेशन ही लिख दे रहा हूं। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस बोल लो या ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बोल लो, ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विथ रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल काइनेटिक्स का क्या रोल है, तो वो किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट और उसके मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई करता है या उसके बारे में रिपोर्ट करता है। तो ये था आप लोग का केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन। चलिए आप लोग इसको नोट करिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में जिस चीज़ पे हमको बात करना है वो क्या है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले तो ये बात समझते हैं कि यार ये केमिकल रिएक्शन का रेट एक्चुअल में ये वर्ड क्या है, ठीक। तो याद रखो कभी भी किसी भी क्वांटिटी का रेट जब लाना रहता था ना, तब उसका मतलब ही होता है कि उस पर्टिकुलर क्वांटिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में क्या चेंजेस हो रही हैं, आप उसी चीज़ को उसका क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मतलब कहने का मीनिंग यह है कि रेट वर्ड जब भी आता है ना, तब आप टाइम से डिवाइड करते हैं, तब आप क्या करते हैं, टाइम से डिवाइड करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, आपने पढ़ा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग लिखते थे डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ये डेल्टा वर्ड तब यूज करते हैं जब डिफरेंस क्या हो, काफी बड़ा हो। अगर छोटा डिफरेंस रहता था, स्मॉल डिफरेंस रहता था, तब आप लोग डी वर्ड यूज कर लेते थे। दोनों का मतलब डिफरेंस है ना, डेल्टा मतलब भी डिफरेंस है और डी का मतलब तो डिफरेंस है ही। तो चेंज इन वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में जो रेशियो आता था वही उसका क्या कहलाता था, एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ऐसे ही आपने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा है, आप सबने पढ़ा है कि भैया जो फोर्स होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। और रेट वर्ड जहां भी आ रहा है आप समझ पा रहे हैं कि टाइम से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहां भी अगर हम केमिकल रिएक्शन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो केमिकल रिएक्शन के रिस्पेक्ट में जब मैं रेट बोलूंगा ना, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और जब मैं केमिकल रिएक्शन का रेट बोलूंगा तब आपको क्या करना है कि किसी क्वांटिटी जिसमें चेंज हो रहा है उसको आप न्यूमिनेटर में प्लेस करेंगे और नीचे हमेशा की तरह क्या आ जाएगा, चेंज इन टाइम इंटरवल, क्योंकि रेट का मतलब ही यही है कि आप टाइम से या टाइम के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो भैया अगर रेट बोला जाए तो आप मुझे बताओ ना कि एक केमिकल रिएक्शन में क्या चेंज हो रहा है। तो एक केमिकल रिएक्शन जब भी होती है ना, तब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है और वही कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में फॉर्म करता है। मतलब जो कंसंट्रेशन लेवल है ना, रिएक्टेंट का घट रहा है, प्रोडक्ट का बढ़ रहा है, तो कंसंट्रेशन लेवल चेंज हो रहा है। समझ में आ रही बात है। तो हम लोग इसको सीधे सीधे यही बोलेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन या एक्टिव मास डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। सिंपल सी बात है। मतलब कि अगर मेरा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होगा तो उस समय जो रेट आएगा वो क्या आ जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
डिवाइडेड बाई क्या करना, टाइम पीरियड। सिंपल सी बात है। या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। एक बात याद रख लो, इसको मैं भले से ही कंसंट्रेशन वर्ड बोल रहा हूं। अच्छा एक पहले, उससे पहले एक बात कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना डिक्रीज होगा ना, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन उतना ही इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल मैंने 10 लीटर दूध लिया, ओके, और मैं बोल रहा हूँ उससे दही बनाना है। हालांकि ये एक फिजिकल रिएक्शन है, फिर भी मगर एक फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्या होगा, 1 लीटर दूध कम होगा। तो जो 1 लीटर दूध कम होगा, अभी 9 लीटर दूध बाकी है, तो उस समय आप समझ पाए कि 1 लीटर दही बन चुका है। अगर मैं बोल रहा हूँ 5 लीटर दूध बचा हुआ है, इसका मतलब 5 लीटर दही बन चुका है। तो यहाँ यही हो रहा है ना कि रिएक्टेंट जितना घट रहा है, प्रोडक्ट उतना ही बढ़ रहा है। तो कुल मिला के ये बात सीधी सीधी क्लियर हो गई कि अगर टाइम इंटरवल सेम है तो रिएक्टेंट का जो डिक्रीमेंट है वही प्रोडक्ट का इंक्रीमेंट है। इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के ही, रिएक्टेंट का डिक्रीज होने का रेट, प्रोडक्ट के इंक्रीज होने का रेट आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। बिकॉज रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है इसलिए उसके सामने क्या लगा देना, माइनस, और प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है इसलिए उसके सामने क्या लग जाएगा, प्लस। इतनी सी बात रहेगी। माइनस का सिंबल इस बात को मेंशन कर रहा है कि ये रिएक्टेंट है, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका कंसंट्रेशन लेवल डिक्रीज कर रहा है। अब प्रोडक्ट प्लस है मतलब इंक्रीज कर रहा है। तो एक काम करते हैं हम लोग, एक छोटा सा ना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहां पर मैं ले लेता हूं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इनके बीच में ना एक प्लॉट ड्रॉ कर रहे हैं, ओके। यहां पर समझ लीजिए ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वर्सेस टाइम का प्लॉट चल रहा है, यहां भी टाइम है। आप सबको पता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो भैया समय के रिस्पेक्ट में कंटिन्यू डिक्रीज होगा, ओके। मैं मान लेता हूं यहां पर इस पर्टिकुलर टाइम, ये है मेरा मान लीजिए T1 टाइम। T1 टाइम पे जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो है R1, वो क्या है R1। और सिमिलरली T2 टाइम पे मैं ऐसा देख पा रहा हूं कि ये T2 है, यहां का कंसंट्रेशन लेवल है R2, ठीक है, ये T2 टाइम पे। आपसे पूछ रहा है कि अब बताइए अब आप इसका रेट क्या आएगा, क्या पूछ रहा है, इसका रेट क्या आएगा। तो रेट का मतलब ही क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम पीरियड। तो चेंज इन टाइम पीरियड तो हमेशा फाइनल टाइम माइनस क्या करना है, इनिशियल टाइम। और चेंज इन कंसंट्रेशन क्या हुआ, तो आप साफ साफ समझ पाए, फाइनल कंसंट्रेशन R2 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो गया, R1। क्लियर हो रही बातें, ठीक। तो यहां से जब मैं अच्छे से इसको सॉल्व करूंगा तो R2 माइनस R1, आप मुझे बताओ ना, R1 की वैल्यू ज्यादा है कि R2 की वैल्यू ज्यादा है। तो साफ साफ दिख रहा है R1 ऊपर आया है, उसकी वैल्यू क्या है, हायर है। इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगा, ये जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का जो चेंजेस आ रहा है दोस्तों, वो कैसा आएगा, नेगेटिव आने वाला है। इसलिए हम सामने क्या लगा देंगे, माइनस, और हम बोलेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। दिस इज द रेट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। ऐसी बात जब प्रोडक्ट की होगी तो प्रोडक्ट तो टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज करने वाला है। मान लीजिए T1 टाइम पे इसका कंसंट्रेशन, ये T1 टाइम है, इसका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यहाँ का P1 आया, ठीक। और T2 टाइम पे ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मैं मान लेता हूँ ये कंसंट्रेशन लेवल P2 है, ठीक, ये है टाइम T2। एक बात बार बार समझिएगा दोस्तों, ये जो मैं बार बार कंसंट्रेशन बोल रहा हूँ ना, मुझे कंसंट्रेशन बोलना नहीं चाहिए। एक्चुअल में ये जो आप स्पीयर यूज करते हैं ना, इसको आप कंसंट्रेशन पढ़ते हैं, ये एक्चुअल में होता है एक्टिव मास। ये क्या होता है, एक्टिव मास, कंसंट्रेशन नहीं होता है। बट हम लोग पिछले साल केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ रहे थे और हमको इसको कंसंट्रेशन बोलने की आदत सी पड़ गई है। जैसे वही बात है ना कि अगर मैं आपसे आपका वेट पूछूं तो आप बोलेंगे सर 50 kg, 60 kg। बट हमको तो ये पता है ना कि वेट इज इक्वल टू W इक्वल टू mg होता है, और mg मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, वेट का यूनिट न्यूटन होना चाहिए। बट सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर रखा है कि वेट जब भी कोई पूछता है तो आप उसको kg में बताते हैं। आप जाइए ना किसी इंटरव्यू में, बढ़िया इंटरव्यू अगर पूछे आपका वेट पूछे, वो तो जनरली ऐसा सवाल पूछते ही हैं। आप kg में बोलेंगे, थैंक यू बोल के उनको बाहर आपको निकाल देंगे। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि यार हुआ क्या, मैं तो सही जवाब दिया था। बाद में आके पढ़ेंगे ना 11th-12th का बेसिक, तब समझ में आएगा कि वेट का यूनिट न्यूटन है, किलोग्राम में आंसर नहीं देना था। बट वही है ना, समाज ने, सोसाइटी ने चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है, गलत चीज़ों को भी एक्सेप्ट कर लिया है।
यहाँ वही हाल है। ये जो मैं बार बार इसको कंसंट्रेशन बोल रहा हूँ ना, एक्चुअल में इसको बोलना चाहिए एक्टिव मास। अब फर्क क्या है कंसंट्रेशन और एक्टिव मास में, तो बच्चों इसको समझिएगा कि कंसंट्रेशन जो होता है ना, किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले जो रिएक्टेंट का होल अमाउंट रहता है ना, टोटल अमाउंट, वो उसका है कंसंट्रेशन। और एक्टिव मास मतलब एक्टिव अमाउंट, मतलब जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको समझते हैं कि मैं 1 ड्रम पानी लिया और मुझे ना 1 ड्रम पानी में ना 1 गिलास शरबत बनाना है। शरबत बनाना अपने आप में एक केमिकल रिएक्शन है। जब आप H2O के मॉलिक्यूल के साथ सिट्रिक एसिड, शुगर के मॉलिक्यूल, सॉल्ट के मॉलिक्यूल मिलाओगे तो केमिकल रिएक्शन होगा, एक मिक्सचर तैयार होगा जिसको आप शरबत का नाम दोगे। समझ में आना बात को? तो जो 1 ड्रम पानी लिए थे ना, वो 1 ड्रम पानी मेरा क्या है? कंसंट्रेशन। और रिएक्शन में कितने पार्टिसिपेट किया? तो 1 गिलास वाटर ने, इसलिए 1 गिलास वाटर क्या हो गया? उसका एक्टिव मास। तो जो जनरली एक्टिव मास होता है ना, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेटेड अमाउंट होता है और उसकी वैल्यू या तो कंसंट्रेशन लेवल के इक्वल होगी या उससे हमेशा कम होगी। ये फर्क मुझे लगता है अब आप लोग समझ पाए एक्टिव मास और कंसंट्रेशन के बीच में। ठीक है, अब बात यह है कि हम तो सर इसको आज तक एक्टिव मास की जगह पे कंसंट्रेशन बोलते आए हैं, तो क्या हम गलत थे क्या? तो हम गलत नहीं थे। क्यों गलत नहीं थे? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट पे एक्टिव मास कंसंट्रेशन दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक, और आप क्लास 11th में चैप्टर क्या पढ़ रहे थे? केमिकल इक्विलिब्रियम। आप चैप्टर क्या पढ़ते थे? आयनिक इक्विलिब्रियम। तो वहाँ एक्टिव मास को हम बार बार कंसंट्रेशन बोल रहे थे, तो कोई दिक्कत की बात थी ही नहीं, क्योंकि म्यूचुअली दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। बट अब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स और यहाँ आ नहीं रहा इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर इसको कंसंट्रेशन बोलना गलत माना जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? चेंज इन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। पर वही बात है ना कि हम जैसे वेट, मैं बोल भी दिया आपको वेट न्यूटन में बोलना है, बट फिर भी आपसे कोई बाद में भी वेट पूछे तो आप बोलोगे तो केजी में ही। वैसे ही अगर मैं भी कहीं कहीं पे इसको कंसंट्रेशन वर्ड बोलूँ ना बच्चों, तो आप समझ जाइएगा कि मैं बात कर रहा हूँ उसके एक्टिव मास की। कंसंट्रेशन भी बोल रहा हूँ तो भी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एक्टिव मास की। तो इस चीज को कॉन्सेप्चुअली क्लियर रखिएगा। ठीक, अब चलिए अगर मान लीजिए प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट माइनस इनिशियल प्रोडक्ट का एक्टिव मास डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। मतलब जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? चेंज इन प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। और यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जो P2 का एक्टिव मास है वो P1 के एक्टिव मास से क्या है? ज़्यादा ही है। मतलब यहाँ पे वैल्यू के सामने क्या आया? प्लस आया। P2 माइनस P1 किया ना। ठीक, तो ये जो मैंने लाइन पहले से बना रखी थी, अब आपको समझ में आया कि यहाँ माइनस क्यों लिखा गया और यहाँ प्लस क्यों लिखा गया। होप सो क्लियर है। अगर डिफरेंस बड़ा रहेगा तो डेल्टा का सिंबल यूज करना। अगर माइनर सा डिफरेंस है, माइनर सा चेंज हो रहा है, तो आप डी का सिंबल यूज करते हैं। ठीक, तो ये आप लोग का रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन और उससे रिलेटेड कुछ बातें। इसी में याद रखना एक और बात, थोड़ा सा मैं इसको और आगे थोड़ा सा रिलेट करता हूं। एक ही साइड का मिटाता हूं, दूसरे साइड को रहने देता हूं। कि जो रेट रहेगा ना दोस्तों, ये भी 2 टाइप का होगा। एक आपका आएगा इंस्टेंटेनियस रेट और एक आपका आएगा एवरेज रेट। एवरेज रेट का मतलब यही है कि टोटल केमिकल रिएक्शन जब हो रहा है ना, टोटल केमिकल रिएक्शन थ्रू आउट द टोटल टाइम, उसका जो रेट आया एवरेज रेट, वो आपको इसमें मेंशन करना है। और इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो चेंजेस आ रही हैं कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो आप किस में मेंशन करेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट में। अब एक बात समझना कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे क्या मैं एवरेज रेट बता पाऊंगा क्या? तो नहीं, क्योंकि एवरेज रेट तो थ्रू आउट द केमिकल रिएक्शन का होता है ना। और जब थ्रू आउट द केमिकल रिएक्शन का ले रहे हैं, तब जो गैप आ रहा है, जो चेंज आ रहा है, वो क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। इसलिए इसमें डेल्टा का सिंबल यूज हुआ। रिएक्टेंट है, समय के साथ घटेगा करके माइनस, और यहाँ पर प्रोडक्ट है, समय के साथ बढ़ेगा, इसलिए सामने प्लस, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। बट जब मैं बात इंस्टेंटेनियस रेट की करूंगा ना, तो इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में होने वाले कंसंट्रेशन लेवल की बात हो रही है। माइनर टाइम डिफरेंस है, तो उस समय जो डिफरेंस इन कंसंट्रेशन लेवल भी रहेगा ना, वो भी माइनर रहेगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग डी का यूज़ किए, क्योंकि डिफरेंस क्या है? छोटा है। ठीक है,
डिवाइडेड बाई डी टी। रिएक्टेंट टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस, प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है इसलिए प्लस। तो ये इंस्टेंटेनियस रेट और ये आपका एवरेज रेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, होप सो ये बातें समझ में आई। ठीक है, किसी टाइम पर्टिकुलर टाइम स्पेशल पे आप एवरेज रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते, वहां आप हमेशा क्या डिटरमाइन करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। अब रेट का इतना पढ़ाई तो हो ही गया है, तो रेट की यूनिट भी जान लीजिए। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है साफ साफ दिख रहा है, वो चेंज इन कंसंट्रेशन या चेंज इन एक्टिव मास डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड है। और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है भैया, तो ये होता है मोल पर लीटर, और नीचे टाइम पीरियड का क्या हो गया, सेकेंड। तो जब मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा तो फाइनली रेट ऑफ रिएक्शन का एक फिक्स यूनिट आएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसको याद रखना, पूरे चैप्टर में जगह जगह हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो इतनी बातों को नोट करिए। तो केमिकल काइनेटिक्स का मेन पर्पस ही यही था कि वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है, और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के जो कॉन्सेप्चुअल जो पार्ट था उसको हमने किया कवर। अब एक चीज़ समझिएगा कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन से किस तरीके से क्लासिफाइड होगा। तो इसमें समझना कि जिस भी केमिकल रिएक्शन का रेट हाई होगा, ठीक है, रेट मतलब उसकी स्पीड, अगर स्पीड हाई है तो उसको कंप्लीट होने में समय कम लगेगा, तो ऐसे रिएक्शन क्या कहे जाएंगे, तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ले रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। सिंपल। तो इसमें फर्स्ट कैटेगरी आ जाएगा आपका फास्ट रिएक्शन। बचपन में इन सब का नाम भी आपने सुना ही होगा। फास्ट रिएक्शन मतलब ऐसे रिएक्शन जो 10 की पावर -14 सेकेंड से लेकर 10 की पावर -12 सेकेंड के टाइम पीरियड में ही कवर हो जाए, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देंगे, फास्ट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान लीजिए सिल्वर नाइट्रेट में मैंने सोडियम क्लोराइड ऐड कर दिया, तो जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट में सोडियम क्लोराइड ऐड होता है तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड और साथ में सोडियम नाइट्रेट अलग से रिमूव हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड कैसा दिखता है, तो ये वाइट प्रेसिपिटेट की तरह दिखता है, और ये रिएक्शन एक फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक, ऐसा ही एक एग्जाम्पल और लेना हो तो मान लीजिए मैंने बेरियम क्लोराइड में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही बेरियम क्लोराइड में आपने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, ये बेरियम सल्फेट और साथ ही साथ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग से रिमूव करेगा। और ये जो बेरियम सल्फेट रहता है, आपने पढ़ा होगा कि ये येलो या थोड़ा सा वाइटिश टाइप का प्रेसिपिटेट जनरेट करता है। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ फास्ट रिएक्शन, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन बहुत हाई होता है और टाइम पीरियड बहुत लेस होता है। ठीक, दूसरा केमिकल रिएक्शन बच्चों याद रखेंगे, दैट इज मॉडरेट केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे, मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन ऐसे टाइप के रिएक्शन है ना जो ना तो फास्ट हैं और ना ही स्लो हैं, ये दोनों ही कैटेगरी में नहीं आते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिसोसिएशन किया, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिसोसिएशन किया तो ये टूटेगा H2O में, प्लस ऑफ ऑक्सीजन गैस अलग से रिमूव होगी। ये एक मॉडरेट एग्जाम्पल है, मॉडरेट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। या मान लीजिए कि मैंने CH3COO C2H5 में वाटर एडिशन किया, हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो क्या होगा कि ये इतना पार्ट नेगेटिव आयन के साथ निकलेगा और ये मान लो इथाइल पॉजिटिव आयन हो गया, और वाटर को ब्रेक करोगे तो ये H+ वो H- में टूटेगा। तो ये जो एसिटेट आयन आया है वो वाटर के H+ के साथ यहाँ पर बना लेगा एसिटिक एसिड। ठीक, प्लस यहाँ से जो C2H5 निकला है ना, वो वाटर के OH- के साथ क्या बना लेगा, सोमरस। धरती पे पानी के बाद सबसे ज़्यादा यही पिया जाता है, हर जवान दिल की धड़कन, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, बर्बाद है, क्या बोलेंगे। तो ये दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ मॉडरेट केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इनफैक्ट C12H22O11 इसका भी अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये भी किस में ब्रेक आउट हो जाता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। मतलब जो स्टार्च है, ठीक, जो प्लांट खाना बनाते हैं वो क्या करते हैं, वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के तौर पे ही तो हम लोग उसको कंज्यूम कर पाते हैं ना। हमारा खाना ग्लूकोज फ्रक्टोज और प्लांट्स का खाना स्टार्च, तो वो तुरंत नहीं होता ना, टाइम लगता है।
ठीक है, तो वो किस टाइप का केमिकल रिएक्शन में, ये भी आएगा एक मॉडरेट टाइप के केमिकल रिएक्शन में, ना वेरी फास्ट ना ही वेरी स्लो। और तीसरा केमिकल रिएक्शन मतलब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की थर्ड क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग नाम ही देंगे स्लो रिएक्शन। क्या बोलेंगे? स्लो रिएक्शन। मतलब ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनको होने में कितने ही ज़्यादा मेनी आवर्स लग जाए या बहुत सारे दिन लग जाए। ठीक है, इनको होने में बहुत सारा नंबर ऑफ आवर्स लग जाए या बहुत सारे दिन लग जाए। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, आप सबने सुना होगा, लोहे पे जंग लगना, कोरोजन। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक ही दिन में नहीं हो जाता है। आयरन का आप ह्यूमिडिटी या एयर में जब अगर ह्यूमिडिटी रहेगी उसके प्रेजेंस में जब छोड़ते हैं ना तो कुछ दिन लगता है और आयरन पे एक ब्राउनिश कलर का लेयर जम जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोजन या रस्ट बोलते हैं, जंग बोलते हैं। तो वो एक टाइम लेता है, कुछ दिन का समय लेता है। तो वो क्या है? एक स्लो रिएक्शन है। इनफैक्ट कार्बन का ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जनरेशन भी अपने आप में एक स्लो केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। तो हमने रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को जाना और उसके बिहाफ पर हमने केमिकल रिएक्शन को कैटेगराइज करने का काम किया। अब आप इसको नोट कीजिए, फिर अब हम आएंगे इसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स पर। चलिए, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का के बिहाफ पर केमिकल रिएक्शन को तो क्लासिफाई कर लिए। ओके, अच्छी बात है। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। अब थोड़ा सा मुद्दे में यह इस चैप्टर में अब एंट्री लिया जाए। यहाँ तक तो हम लोग इस चैप्टर के केवल ऊपर से जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको कवर कर रहे थे। अब एंट्री ले रहे हैं हम इस चैप्टर के गहराई में, गोते लगाने जा रहे हैं, समझ लो। तो अब यहाँ से बच्चों हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज रेट एक्सप्रेशन। क्या पढ़ेंगे? रेट एक्सप्रेशन। दो चीज़ें रहेंगी, एक आपका रेट एक्सप्रेशन रहेगा और दूसरा रहेगा रेट इक्वेशन। दोनों के बीच के डिफरेंस को समझना और उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेटिव बातें निकल कर आएंगी ना, वो इस चैप्टर का ना समझ लेना सोल रहेगा। पूरा चैप्टर उसी पे घूमेगा। ठीक, तो रेट एक्सप्रेशन को कैसे डील करते हैं? तो जैसे हमने बोला कि मान लीजिए रिएक्टेंट से आप बना रहे हैं प्रोडक्ट, तो आपने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो रहेगा वो क्या रहेगा? चेंज इन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड इक्वल रहेगा चेंज इन एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। हमेशा याद रखना, रिएक्टेंट टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस, प्रोडक्ट इंक्रीज रह रहा है इसलिए प्लस। और सेकेंड थिंग कि कभी भी रिएक्टेंट का रेट और प्रोडक्ट का रेट ये सब आपस में क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप ना किसी रिएक्टेंट या किसी प्रोडक्ट का रेट कंसिडर नहीं कर रहे हैं, आप कंसिडर कर रहे हैं पूरे के पूरे रिएक्शन का रेट। और जब भी रिएक्शन का रेट लिया जा रहा है तो समझ लो रिएक्शन एक क्या है? कार है, और उस कार की स्पीड ना 100 है, उसी के अंदर रिएक्टेंट भी है, उसी के अंदर प्रोडक्ट भी है, तो रिएक्टेंट की स्पीड भी 100 आ गई, प्रोडक्ट की स्पीड भी 100 आ गई। तो यही बात तो बस मैं बोल रहा हूं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का आपस में रेट क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। अगर बच्चों मान लो इसी टाइप का हमारे पास केमिकल रिएक्शन कुछ ऐसा दे दे कि A प्लस B से हम बना रहे हैं इस बार C प्लस D, और मैं बोल रहा हूं अब बताओ रेट एक्सप्रेशन क्या आएगा? तो सिंपल सी बात है, आप कहेंगे चेंज इन एक्टिव मास ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल होगा चेंज इन एक्टिव मास ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल होगा चेंज इन एक्टिव मास ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल होगा चेंज इन एक्टिव मास ऑफ D विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्योंकि रेट का मतलब ये है ना टाइम से डिवाइड करना। अब बिकॉज ये दोनों रिएक्टेंट है इसलिए इनका कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा होगा, करके इनके सामने क्या आ गया? माइनस। और ये सारे के सारे आपस में इक्वल क्यों आ गए? बिकॉज रिएक्शन एक कार है जिसमें A और B रिएक्टेंट है और C और D प्रोडक्ट है। तो अगर कार की स्पीड 100 है तो A B C D सबकी भी स्पीड आपस में इक्वल है और वो भी 100 है। होप सो ये बात को आप अच्छे से समझ पाए। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं कहानी में एक नया ट्विस्ट लाता हूं। अगर मान लो इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सामने कुछ नंबर ऑफ मोल्स का मल्टीप्लाई हो या कोई स्टाइकियोमेट्री मल्टीप्लाइड हो। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पर मेरे पास x मोल A है, y मोल B से रिएक्ट कर रहा है और उससे z मोल C प्लस P मोल D बन रहा है। अब रेट एक्सप्रेशन कैसे बनेगा? तो याद रखना सिंपल सा ट्रिक है कि जो भी स्टाइकियोमेट्री या जो भी नंबर ऑफ मोल्स इसमें मल्टीप्लाई है ना,
सबसे पहले तो आप यही काम करोगे, सबसे पहले तो आप क्या बोलोगे, चेंज इन एक्टिव मास ऑफ ए इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिव मास ऑफ बी इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिव मास ऑफ सी, और वो इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिव मास ऑफ डी। ओके, रेट बोल रहा हूँ मतलब टाइम से डिवाइड कर रहा हूँ। बट जो भी स्टोइकियोमेट्रिक मल्टीप्लाई रहेगी ना, आपको करना कुछ नहीं है, उसको बस डिवाइड कर करके लिखते जाना है, उसको बस क्या करना है, डिवाइड कर करके लिखते जाना है, कहानी खत्म, पूरा टेंशन गायब। जो स्टोइकियोमेट्रिक मल्टीप्लाई रहेगी उसको आपको क्या करना है, डिवाइड करके लेना है। ठीक है, अब बिकॉज ये दोनों रिएक्टेंट थे इसलिए इनके सामने क्या आएगा, माइनस, और ये दोनों प्रोडक्ट है सी और डी, इसलिए इनके सामने क्या आएगा, प्लस, जिसको मेंशन करने की नेसेसिटी नहीं है। तो ये बात आप समझ पाए। एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं ले लेता हूं कि मान लीजिए मैं आपके सामने ऐसे कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल रखता हूं, इस कॉन्सेप्ट को, जो थर्ड वाले कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा समझते हैं और ज़्यादा डिटेल में। जैसे प्यारे बच्चों, मैंने बोल दिया आपको H2 प्लस ऑफ I2 दोनों के दोनों गैसियस फेस में है, और उससे मेरा बन रहा है HI गैस। उससे क्या बन रहा है, HI गैस बन रहा है। हमसे बोलते हैं रेट एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करो, तो हम सीधे सीधे समझ जाएंगे, चेंज इन एक्टिव मास बोल लो या कंसंट्रेशन बोल लो। मैं पहले भी बोल रहा हूँ, मैं जब भी कंसंट्रेशन गलती से बोल भी दूंगा ना, तो आप उसको एक्टिव मास ही मानना ना, क्योंकि आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हो। यहाँ पर एक्टिव मास और कंसंट्रेशन दो अलग अलग चीजें हैं। हालांकि केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम में आप एक्टिव मास की जगह पे कंसंट्रेशन धड़ल्ले बोल रहे थे, तो वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वहाँ पर वो इक्वल था, वहाँ चल जाएगा, यहाँ नहीं चलेगा। कंसंट्रेशन बोलना यहाँ पाप है, बट मान लो मुंह से निकल जाए, ठीक है, तो आप अंडरस्टैंड कर लेना कि मैं एक्टिव मास पे ही बात कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ देखो हाइड्रोजन के सामने 1 था, तो 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क तो पड़ा नहीं। सिमिलरली आयोडीन के सामने भी 1 है, तो 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। माइनस इसलिए लगा रहा हूं बिकॉज दे आर रिएक्टेंट, और ये हो गया 1/2 टाइम्स चेंज इन एक्टिव मास ऑफ dt डिवाइड। आया समझ में, सामने 2 का मल्टीप्लाई था इसलिए इस बार 2 का डिवाइड हो गया। 1/, करके लेना है, नंबर को क्या लेना है, 1/, करके लेना है। एक अच्छे एग्जाम्पल ले लेता हूं। मान लीजिए मैंने नाइट्रोजन का 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करा के मैंने 2 मोल्स ऑफ अमोनिया जनरेट किया। केमिकल रिएक्शन बिल्कुल भी बैलेंस है, दिख रहा है सभी को। अब अगर मैं इसका रेट एक्सप्रेशन बनाने जाऊंगा, तो सीधी सी बात है, क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन, सामने माइनस क्योंकि रिएक्टेंट है, वो हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन, सामने क्या रहेगा, माइनस, और नीचे में क्या रहेगा, 1/3, क्योंकि यहाँ 3 मोल्स का क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, और ये इक्वल आएगा 1/2 मोल्स ऑफ रेट ऑफ चेंज या रेट ऑफ कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो जो भी मोल्स मल्टीप्लाई रहे आपको क्या करना है, उसको डिवाइड कर करके बस लिखते जाना है। यही है बस रेट एक्सप्रेशन। और ऐसे ही क्वेश्चन नीट में डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं, और कई बार पूछे हैं ना भाई, कई बार पूछे हैं। इनफैक्ट मेंस भी पूछा है, 2019 के मेंस में भी आया है, क्या ही बोलोगे। ठीक है, एक चीज और देख लो, अगर मान लो मैंने आपको ऐसा दिया H2 प्लस ऑफ हाफ O2 से मैं बोल रहा हूं कि वाटर बन रहा है, क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। अब रेट एक्सप्रेशन बनाना है, तो सीधी सी बात है, आप बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन, सामने 1 का मल्टीप्लाई है, तो 1 से डिवाइड करने से कौन फर्क तो पड़ा ना भाई। यहां कहा जाएगा, यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिव मास ऑफ ऑक्सीजन तो लोगे, बट इस बार 1 जो भी नंबर मल्टीप्लाई रहता है ना, आप उसको 1 से डिवाइड करके लिखते हो, तो ये 1/1/2 लिखाएगा। बात पकड़ पा रहे हो ना। ठीक है, जो नंबर मल्टीप्लाई है वो 1/1 हो रहा है, यहां नंबर ही 1/2 था, तो 1/1/2। ठीक, और यहां पर क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज इन एक्टिव मास ऑफ वाटर। तो जब इसको पूरी तरह से सॉल्व करोगे, अच्छा ये भी सामने माइनस, यो रिएक्टेंट है ना भाई, तो ये आ जाएगा d ऑफ H2/dt इक्वल हो जाएगा, ये 2 पलटी मार के ऊपर आ जाएगा, तो -2 टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिव मास ऑफ ऑक्सीजन, और ये हो जाएगा चेंज ऑफ एक्टिव मास ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिव मास ऑफ वाटर। तो दिस वाज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर दिस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। तो समझ लेना कि जो भी स्टोइकियोमेट्रिक मल्टीप्लाई रहेगी उससे आप रेट एक्सप्रेशन कैसे जनरेट करेंगे। होप सो ये सवाल आपको अच्छे से क्लियर है। ठीक, चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिए हैं, इनको हमको डील करना है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छे लेवल का इंपॉर्टेंट टाइप का न्यूमेरिकल्स है, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी
डिफरेंट एग्जामिनेशन में या इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे आप बोर्ड का पेपर दीजिए, चाहे जेई का दीजिए, चाहे नीट का दीजिए। और देखो डियर स्टूडेंट, एक मतलब मेरे मन में ये सवाल था कि कितने लोग पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे वो मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है। तो अगर आप सच में वीडियो देखते हैं तो एक कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि उससे क्या रहता है ना, थोड़ा अंदर से आदमी को एनर्जी मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है। और आपका बस प्यार, आपका पॉजिटिविटी अगर मिलते रहे ना, तो फिर मान लीजिएगा कि सारा नैया पार है, हमारा भी आपका भी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कमेंट ज़रूर करें, बताएं कि कैसा रह रहा है वीडियो, या और क्या चीज़ें आपके लिए, आपकी क्या मतलब डिमांड या जो भी ज़रूरत रह सकती है, और मैं अपने स्तर से अगर मैं उसको पूरा कर सकता हूं तो मैं क्षणिक भी उसमें देर नहीं करूंगा, मतलब इंस्टेंटली काम किया जाएगा। ठीक है, लड़खड़ा गए दिल बैठ जाता है यार। चलिए रेट पूछ रहा है, राइट रेट एक्सप्रेशन, और ये क्वेश्चन जो है ना आयनिक फॉर्म में दिया है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, मतलब बस उसी से है। रेट एक्सप्रेशन बनाने बोलता है तो R इक्वल टू मैं सीधा सीधा लिखूंगा, क्या लिखूंगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O2। कंसंट्रेशन बोला मतलब समझ जाना, एक्टिव मास रिएक्टेंट है तो सामने माइनस लगा दो, इक्वल हो जाएगा सामने 2 का मल्टीप्लाई, तो पहले तो आप 1/2 करो, फिर आप बोलोगे चेंज इन एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन, ये रिएक्टेंट है, फिर से सामने माइनस लग जाएगा, वो इक्वल होगा, फिर 3 का मल्टीप्लाई है मतलब आपने तो 3 से डिवाइड करना है, फिर चेंज इन I माइनस आयन का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, ये भी रिएक्टेंट है इसलिए इसके सामने भी क्या रहेगा, माइनस, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, चेंज इन एक्टिव मास ऑफ I3 माइनस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, प्रोडक्ट है इसलिए ये प्लस रहेगा, और लास्ट में 2 का मल्टीप्लाई है वाटर मॉलिक्यूल में, इसलिए पहले तो आप 1/2 कर दो, और क्या कहोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिव मास या कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है, कंसंट्रेशन बोल रहा हूं मतलब क्लियर रहना है, टॉकिंग अबाउट एक्टिव मास। तो अब ऐसा रेट एक्सप्रेशन बनाने जैसा अगर इजी क्वेश्चन अगर दे दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को कोई खास दिक्कत जाएगी, और ये सब आपस में इक्वल रहेंगे ना। ठीक, तो पहला सवाल चलिए बाय बाय बोलते हैं। दूसरे सवाल को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं, सीखने लायक क्वेश्चन है। इसके बाद एक और सवाल दमदार लेंगे, उससे जितनी भी चीज़ें रहेंगी ना, आप सब कुछ आज के टॉपिक में जो भी पढ़े हैं आप एकदम अच्छे से सीख जाएंगे, और कैसा भी सवाल आपके सामने पटका जाए आप उसको पटक के उसका आंसर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, बोल रहे हैं अ केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन दिया है 4 टाइम्स अमोनिया 5 टाइम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 4NO + 6H2O बना रहा है, रिक्वायर्ड, ये केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है। बोल रहा है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज 3.6 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, मतलब ये रेट की वैल्यू दी हुई है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, देखो चाहे फॉर्मेशन बोल ले चाहे डिसोसिएशन बोल ले, दोनों का मतलब होता है कंसंट्रेशन में चेंज। अगर प्रोडक्ट है तो उसका कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट के साथ इंक्रीज कर रहा होगा, इसलिए उसको फॉर्मेशन वर्ड यूज कर देंगे, और अगर रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन टाइम रिस्पेक्ट के साथ डिक्रीज कर रहा होगा, इसलिए उसको डिसोसिएशन बोल देंगे। तो कंफ्यूज मत हो जाना, भैया फॉर्मेशन बोल रहा है यहाँ डिसोसिएशन बोल रहा है, हे दाई हे दादा का होते। ठीक है, कोई कुछ नहीं होते, कंसंट्रेशन में चेंज होते। तो आप समझ पा रहे हैं, सबसे पहला काम क्या कीजिए, सवाल क्या पूछा है कोई मैटर नहीं करता, आप पहले रेट एक्सप्रेशन जनरेट कीजिए। तो जैसे ही मैं रेट एक्सप्रेशन जनरेट करूंगा, मैं यहाँ पर बोलूँगा 1/4 टाइम्स d ऑफ NH3/d2 इक्वल हो जाएगा किसके, 1/5 टाइम्स d ऑफ O2/dt के, और ये दोनों माइनस में रहेंगे बिकॉज ये रिएक्टेंट है, और वो इक्वल रहेगा दोस्तों 1/4 टाइम्स चेंज इन एक्टिव मास ऑफ NO, और लास्ट वाला 1/6 टाइम चेंज इन एक्टिव मास, रेट ऑफ चेंज इन एक्टिव मास ऑफ वाटर, ये भी रेट ऑफ चेंज इन एक्टिव मास ऑफ NO है। ठीक है, टाइम से डिवाइड कर रहे हैं तो एक्टिव मास बोल रहे हैं। क्लियर, आपसे सवाल में बोल रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट क्या बोल रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन, मतलब रेट का मतलब ही टाइम से डिवाइड किया है, फॉर्मेशन का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन, फॉर्मेशन का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन। तो ये जो स्टेटमेंट था इसको मैंने फॉर्मुलेटिकली कन्वर्ट कर दिया,
इसकी वैल्यू दी हुई है प्यारे बच्चों कितनी, 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिया मोल पर लीटर पर सेकेंड। आपसे बोल रहा है रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, आर की वैल्यू कितनी आएगी। तो भैया रेट ऑफ रिएक्शन अगर मुझे बताना है तो सीधी सी बात है, आप ना इसको और इसको आपस में कंपेयर कर दो, सीधा सीधा रिलेशन है। तो R इक्वल टू आपको दिख रहा है 1/4 डी ऑफ NO अपॉन dt। इतने की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन नहीं दे रखी है, ये देखो दे रखी है ना भाई। ठीक है, तो इसको सीधा लाके पुट करो, ये हो गया 1/4 चेंज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO दिया हुआ था, उसको सीधे लाके पुट किया, फाइनली मुझे मिला 0.9 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। या कोई स्टूडेंट चाहे तो इसको 9 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड भी लिख सकता है, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। तो पहला सवाल का हमको मिल गया जवाब। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक, उसके बाद हो गया ये। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपसे क्या बोल रहा है तो ध्यान देना ना, ये जो आपने R की जो वैल्यू लाई है ना, इसको आप हमेशा के लिए अब याद रख लो, 0.9 इंटू 10⁻³ सवाल में रेट ऑफ रिएक्शन आपसे निकालने पूछे या ना पूछे, अगर ऐसा सवाल पूछता है ना तो पहले तो आप रेट ऑफ रिएक्शन पहले ला लो, उसके बाद जो पूछा है ना उसके पर ध्यान दो। कारण क्या है अभी बताता हूँ। जैसे अगला सवाल पूछता है रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया। डिसोसिएशन का मतलब क्या है, अमोनिया के कंसंट्रेशन में चेंज डिवाइडेड बाई dt। डिसोसिएशन का मतलब ही क्या हो रहा है, घट रहा है, करके सामने क्या माइनस। तो आपको ये वैल्यू बतानी है, क्या बतानी है, ये वैल्यू बतानी है। तो आप क्या करेंगे, आप अमोनिया को देखेंगे और NO को देखेंगे और दोनों को आप कोरिलेट करवा देंगे, क्योंकि इसका डाटा आपको पता था। अरे दिया था ना, मिटा दिया क्या मैं, d ऑफ NO बाई dt ये दिया था 3.6 इंटू 10⁻³ चलो दूसरा सवाल पे देखते हैं। हमें लाना है -d ऑफ NH3 अपॉन dt। बनाने के दो तरीके ये लाना है। कैसे दो तरीके, और जो पहला तरीका रहेगा आप उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे, भले ही वो लेंदी है बट आप उसी को ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि कई बार सवाल ऐसा फंसाएगा ना कि फिर वहाँ पर फंस जाएंगे। ठीक है, आपने R ला लिया है और आपको ये वैल्यू बतानी है, तो आप सीधे ये रिलेशन ही यूज़ करो ना। हमेशा रिलेशन R पहले लाओ। रेट ऑफ रिएक्शन मैंने पहले बोला ना, पूछा हो या नहीं पूछा हो, पहले रेट ऑफ रिएक्शन लाओ और सबका रिलेशन रेट ऑफ रिएक्शन के साथ बनाते जाओ, सवाल सॉल्व होते जाएगा। जैसे हमसे ये पूछा गया था, मुझे तो ये रिलेशन पता है कि R इक्वल टू क्या आया है, -1/4 रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिव मास ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो भैया मुझे मतलब है माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन बोल भी रहा हूं तो एक्टिव मास समझना ना, मुझे केवल मतलब इतने भाग से था, तो वो इक्वल हो गया 4R। R की वैल्यू सबको याद है 0.9 इंटू 10⁻³ सॉल्व किया तो अमोनिया के डिसोसिएशन का जो रेट आया बच्चों वो फिर से कितना आया, 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। एक ये तरीका है, R की वैल्यू से रिलेट कराया और सटाक से आंसर लाया। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि आपको NO का दिया था, NH3 का लाना था, तो आप ना इसको और इसको इन दोनों को यूज कर लेते, इन दोनों को भी आपस में कंपेयर करवा सकता था, क्योंकि सब के सब तो आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये 1/4 ये 1/4 सीधे कैंसिल होता। अमोनिया के डिसोसिएशन का रेट NO के फॉर्मेशन के रेट के डायरेक्ट इक्वल आ जाता, और NO का फॉर्मेशन का रेट भी कितना दिया था, 3.6 इंटू 10⁻³ तो ये तो पेन उठाना भी नहीं पड़ता, सीधे आंसर दिख जाता। बात समझ में आई। बट फिर भी मैं बोला कि R वाला पैटर्न ज़्यादा यूज़ करना ना, ये ज़्यादा काम का है, भले ही लेंदी है पर ज़्यादा काम का है, कभी आपसे गलती नहीं होने देगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन में आ जाते हैं। इस सेकंड वाले को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हटा रहा हूँ क्योंकि मैं अब इसको, चलिए बाय, ये भैया गए। ठीक, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर को क्या करना है, फॉर्म करना है। तो भैया जब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर की बात होगी ना, ठीक, तो यहाँ पर आप लोग समझिए कि आपसे पूछा क्या गया है, d ऑफ H2O अपॉन dt। फॉर्मेशन का मतलब ये चेंज इन कंसंट्रेशन, और रेट का मतलब है टाइम से भाग दो, डिवाइड करो। तो आप R का एक्सप्रेशन ना वाटर के साथ बना दीजिए,
इन दोनों को भी कोरिलेट कर सकते थे क्योंकि इसका डाटा आपको पता था, बट मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, आर वाला ज़्यादा इजी रहेगा। तो हम सीधे दिख रहे हैं कि R इक्वल टू 1/6 dH2O/dt। हमें मतलब है रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से वो 6R के इक्वल होगा, और R की वैल्यू तो निकाल चुके हैं ना, 0.9 इंटू 10⁻³ सॉल्व किया तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर हमें कितना मिल गया, तो भैया ये मिला 5.4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये था ये सवाल, और तीनों के तीनों सवाल कैसे डील हुए, ऐसे ही सवाल आपको पूछ दिया जाएगा नीट में या जेई के पेपर में या आपके डिफरेंट बोर्ड एग्जाम्स में, तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। तो चलिए डियर स्टूडेंट, ये एक सवाल आ गया आपके सामने, देख के घबरा नहीं जाना ना कि अरे सर आधा बोर्ड का क्वेश्चन। अरे वो मैं जानबूझ के इस क्वेश्चन को ना एक्सटेंड किया हूँ ताकि इस क्वेश्चन के सहारे ना आप ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाओ और कहीं गलती आपसे ना हो। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। पहला लाइन है अमोनिया का फॉर्मेशन करना है, तो आपको पता ही है अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो नाइट्रोजन का 3 टाइम्स हाइड्रोजन से अटैक करके 2 मोल्स ऑफ अमोनिया के मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। ठीक, आगे बोल रहा है, सवाल का लाइन एक एक लाइन को ध्यान देना ना। बोल रहा है कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन क्या दिया है, 2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। ये नाइट्रोजन का ना कंसंट्रेशन में चेंज दिया है, मतलब ये दिया है केवल इतना हिस्सा। यूनिट भी देखो तो क्या है, मोल पर लीटर। ये वैल्यू बस दी है, मोल पर लीटर पर सेकेंड नहीं है यूनिट। ओके, एक काम करो तो पहले ये सवाल को ना आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो, तो उसके बाद फिर तो हम देखेंगे। ठीक है, ट्राई कर लिए, आगे आ जाते हैं। ये आपको कंसंट्रेशन लेवल केवल D ऑफ N2 दिया है ना। आगे आपसे सवाल में बोलता है एंड टाइम टेकन इज 2 सेकेंड, मतलब चेंज इन टाइम इंटरवल कितना दिया है भैया, वो दिया है 2 सेकेंड का। यहां तक सवाल का गिवन था। आगे आपसे बोल रहा है फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब R की वैल्यू बताओ, और दुनियादारी और बड़े सारी चीजें पूछ दी गई हैं। घबराना नहीं है, परफॉर्म करना है। तो चलिए आ जाते हैं। सबसे पहला तो मैं रेट एक्सप्रेशन बनाने जाऊंगा, तो R इक्वल टू मैं सीधे सीधे लिखूंगा कि भैया यहाँ तो 1/1 1 ही रहेगा, माइनस ऑफ D ऑफ N2 डिवाइडेड बाई dt इक्वल हो जाएगा 1/3 चेंज रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू होगा, ये 1/3 इसके साथ ही रखिए, सामने माइनस 1/2 रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। आया समझ में? ये सब आपस में इक्वल रहेंगे। आपसे पूछा गया है रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, R की वैल्यू बताओ, और आपको हिंट के तौर पे ये 2 चीजें दी हुई थी। तो प्यारे बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, आप साफ साफ देख पा रहे हैं R इज नथिंग बट ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पर हमें D ऑफ N2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन कितना दिया है, 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई dt कितना है, 2 सेकेंड। सॉल्व किया, R की वैल्यू आ गई 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। R का फिक्स यूनिट होता है ना, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब ये R की वैल्यू आ गई। अब सब लोग बोल रहे होंगे सर ये सामने का माइनस आपने लिखा नहीं, तो बेटा यहाँ पर जो नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन दिया था ना, ठीक, तो नाइट्रोजन क्या है, रिएक्टेंट है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब इसके सामने पहले से ही क्या लगा था, माइनस। या तो आप ऐसा समझो कि ज्यादा खुद को परेशान मत करो, ये प्लस माइनस पे ज्यादा ध्यान आपको देना नहीं है। माइनस बस ये बोलता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में चीजें घट रही हैं, डिक्रीज कर रही हैं, और प्लस बोलता है कि चीजें इंक्रीज कर रही हैं। रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आप प्लस में लो चाहे माइनस में लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो ये शो करेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अगर कोई माइनस भी ले ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर प्लस भी ले ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बस वो उसके नेचर को एक्सप्लेन कर रहा है, डाटा को या उसके वैल्यू को इफेक्ट नहीं करने वाला। तो पहला सवाल आप लोगों को पता चल गया। रेट ऑफ रिएक्शन इस बार कितना आया, तो ये आया
10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। और इस डाटा को आप लोग को रखना है याद, क्योंकि बाकी सारे सवाल बनेंगे आर के रिलेशन के साथ। तो चलिए इसको हम लोग हटाते हैं और आगे सवाल को बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है। अब एक एक को ध्यान से देखते जाइएगा। आर तो ला लिए ना, आर कितना लाया भाई, आर की वैल्यू लाया 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। चलो इसको भी अब लॉक करके रख दे रहा हूँ, बाकी सबको यहाँ थोड़े से स्पेस में ही सॉल्व कर लेंगे। आगे बोला है रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन, या इसी को रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन करके भी पूछ सकता है। दोनों टर्म से पूछ सकता है, इसलिए मैंने दोनों को लिख लिया ताकि आपको कभी भी किसी भी पैटर्न में क्वेश्चन दिखे आपसे सवाल लगना चाहिए। तो रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन पूछा गया है, मतलब डी ऑफ H2 डिवाइडेड बाई dt पूछा गया है। डिसोसिएशन हो रहा है इसलिए सामने क्या आ रहा है, माइनस। क्या आ रहा है, माइनस। पर मैंने बोला ना माइनस प्लस को छोड़ो ना यार, कोई फर्क नहीं है माइनस प्लस से, ठीक है। आप बस डाटा पे चलो, ठीक है। डिसोसिएशन बोला है तो ऑटोमेटिकली माइनस लगना ही है, फॉर्मेशन बोला है तो ऑटोमेटिकली प्लस लगना ही है, उस पर मत जाओ, आप डाटे पे चलो। आप ना हाइड्रोजन का आर के साथ रिलेशन देखो तो आप साफ साफ देख पा रहे हो आर इक्वल टू क्या आया है 1/3। ये चलो माइनस लगा के ले लिया, चलो आपकी बात रख लेते हैं कि सर नहीं सवाल जैसा है वैसा ही ले चलो, ले चलते हैं, क्या दिक्कत है, ले चलते हैं। तो आप देख पाएंगे कि आपको मतलब है केवल इस हिस्से से, तो आप कहेंगे माइनस ऑफ डी ऑफ H2/dt इक्वल टू आपके लिए आ गया 3R। क्या आ गया, 3R। और R की वैल्यू आपने ला रखी थी दैट इज 10⁻³ तो ये आ गया आपका फाइनली रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, या सॉरी हाइड्रोजन नॉट आयन, ठीक है, हाइड्रोजन। कितना आया, 3 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब थर्ड सवाल को थोड़ा ध्यान से देखना, तो थर्ड को तो हम यहीं पर एक्सप्लेन कर लेंगे, थर्ड को इतने से स्पेस में आ जाएगा, एक लाइन के अंदर बनेगा वो। ये बोला था रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, और ये कहता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। यही चीज आपको सिखाने के लिए इस सवाल को मैं लाया ना। आपको सवाल पढ़ते समय अवेयर रहना है कि आपसे पूछ क्या रहा है, रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन डिमांड किया है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन डिमांड किया है। दोनों में फर्क है ना, क्योंकि जब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बोलेगा ना तो केवल आपको इतनी ही की वैल्यू की जरूरत है, कोई टाइम पीरियड से डिवाइड करने की नेसेसिटी नहीं है। मतलब अगर मुझे केवल डी ऑफ H2 चाहिए तो मैं साफ साफ समझ गया कि ये जो नीचे dt है ना, ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई कर लेगा तो 3R × dt हो जाएगा। 3R की वैल्यू 10⁻³ और dt की वैल्यू कितनी है, 2। तो फाइनली जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 6 × 10⁻³ यूनिट क्या बनेगा, यूनिट बनेगा केवल मोल पर लीटर पर सेकेंड। अलग से नहीं लगा देना ना, टाइम पीरियड से डिवाइड नहीं हुआ, ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है और ये रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है। कैसे पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, और कंसंट्रेशन बोल रहा हूं मतलब एक्टिव मास बोल रहा हूं, ये तो क्लियर रखना। तो ये सारी चीजें रहेंगी, ठीक है, माइनस लगाना क्योंकि घट रहा है। तो होप सो ये वाला सवाल और ये वाला सवाल दोनों आपको क्लियर हुआ। तो अब इन दोनों को आपको बनाना चाहिए, ठीक है। चलो मगर ट्राई कर लेते हैं, साथ में ही कर लेते हैं। ये तो आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो पीछे करके वीडियो देख लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे फिर से डिमांड किया है क्या, रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, मतलब डी ऑफ NH3 डिवाइडेड बाई dt। रेट बोला ना भाई, आपको क्या करना है, मैंने हर बार बोला पहले रेट ऑफ रिएक्शन R की वैल्यू ला लो, ला चुके हो R का अमोनिया से रिलेशन लगा दो तो आप साफ साफ समझोगे इसको, और इसको जब मैं कोरिलेट करूंगा तो मैं पाऊंगा R = 1/2 डी ऑफ NH3 डिवाइडेड बाई क्या, dt, ठीक, dt। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अमोनिया के कंसंट्रेशन में चेंज का रेट, तो इतना पार्ट चाहिए, तो वो सीधे सीधे क्या हो गया 2R। 2R की वैल्यू ला चुके हो 10⁻³ बन गया, आंसर आ गया 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। कहानी खत्म। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। देखो चेंज इन कंसंट्रेशन दोनों में है, बस यहाँ पर क्या था, रेट।
रेट होने से टाइम पीरियड से डिवाइडेड था। अब आपसे पूछ रहा है चेंज इन कंसंट्रेशन, मतलब आपको केवल इतना बताना है, ये बस इस वैल्यू को बस बतानी है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। तो जब मुझे केवल D ऑफ NH3 चाहिए तो मैं साफ साफ समझ गया कि ये जो टाइम पीरियड है ना वो इधर जाके कर लेगा मल्टीप्लाई। तो ये 2 R की वैल्यू 10 की पावर -3 और टाइम पीरियड तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, dt की वैल्यू कितनी दी थी 2 सेकेंड। सॉल्व किया 4 इंटू 10 की पावर -3, यूनिट क्या बनेगा मोल पर लीटर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, आपको आराम से डील करना है, आपके बोर्ड में आ जाए, चाहे जेई में आ जाए, चाहे दुनिया के किसी एग्जाम में आ जाए। इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए, ऐसा एक सवाल है जो ऑलरेडी नीट के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। मैं चाहता हूं पहले आप इस सवाल को खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए, अब ट्राई अगर कर लिए होगे तो हम आते हैं मुद्दे पे। एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, उसमें आपको बोल रहा है कि NO2 के कंसंट्रेशन का जो चेंज है उसका रेट दिया है 6 इंटू 10 की पावर -12 मोल पर लीटर पर सेकेंड। आपसे ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन में चेंज का रेट डिमांड किया गया है, एंड हियर योर ऑप्शंस। बड़ा आसान है ना। हमेशा आपको क्या करना रहता था, हमेशा आप आर रेट इक्वेशन पहले बनाते थे, तो आर इक्वल टू आप यहाँ से सीधे बोलेंगे 1/2 D ऑफ NO2 डिवाइडेड बाई dt, वो इक्वल हो जाएगा 1/2 D ऑफ NO डिवाइडेड बाई dt, और वो इक्वल होगा किसके, D ऑफ O2, मतलब ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन में चेंज का रेट। ये माइनस होगा, ये लोग क्या रहेंगे प्लस, बिकॉज ये लोग प्रोडक्ट है। आपको NO2 का दिया है और O2 की बात करना है, मतलब आप इन दोनों को कोरिलेट करने वाले हैं। तो जब आप इन दोनों को कोरिलेट करेंगे तो मैंने पहले ही बोला था ना क्वेश्चन में कि आप प्लस माइनस पे ध्यान मत दो ना, आप प्लस माइनस पे ज़्यादा ध्यान मत दो, कोई मतलब नहीं है। वो माइनस बस ये बताता है कि वो डिक्रीज हो रहा है, अब प्लस ये बताता है कि वो इंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ तक कि आपको वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है, ये माइनस हटाओ ना, इसका कोई मतलब नहीं है, बस डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट का नेचर बस शो करता है। ये वैल्यू आपको गिवन थी कितनी, दिस इज 6 इंटू 10 की पावर -12, सामने क्या है 1/2, इक्वल क्या आ गया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन का रेट। ठीक हो गया, सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कितना आया 3 इंटू 10 की पावर -12, डायरेक्ट आंसर। कोई दिक्कत था क्या, आराम से बना होगा, आप सबसे भी बना होगा, एक बार कमेंट में यस करना। भैया आप पढ़ रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए, तब तो पता चलेगा, नहीं तो पता चल रहा है पढ़ ही नहीं रहे हैं। ठीक, यही सवाल को आप ऐसा भी सोच सकते थे बच्चों कि हमको पता है कि सामने जो भी स्टाइकियोमेट्री मल्टीप्लाई होती है ना, उसको होना है डिवाइड, उसको क्या होना है डिवाइड। तो ऑक्सीजन के सामने 1 है, आपको ऑक्सीजन का लाना था, इसका 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और सब आपस में इक्वल रहेंगे ना। और NO2 के सामने 2 है तो ये 1/2, तो NO2 का जो भी कंसंट्रेशन था उसका आप 1/2 कर देते तो भी सीधे आपको ऑक्सीजन का 3 इंटू 10 की पावर -12 मिल ही जाता बिना पेन उठाए। ठीक है, तो होप सो आपको आज का ये पूरा क्लास सही से समझ में आया होगा और ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल भी रहा होगा। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक, नए इन्फॉर्मेशन, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।